हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी हम डेली लाइफ के एक्सपीरियंस कर रहे थे, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें मैं आपको बता रही थी कि जैसे कोई चलती गाड़ी है, हम अपनी सीट से तब तक जुड़े रहते हैं जब तक कि जो मोटर कार है वो फोर्स अप्लाई नहीं करती, ब्रेकिंग फोर्स ड्राइवर अप्लाई नहीं करता मोटर कार को रोकने के लिए। With the application of brakes, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. ब्रेक लगाने से जो गाड़ी है वो तो स्लो डाउन हो जाएगी, पर जो हमारी बॉडी है वो सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी इनर्शिया की वजह से। A sudden application of brake may thus cause injury to us by impact और कोलिजन विद द पैनल्स इन फ्रंट। इसी वजह से जब एकदम से ब्रेक लगती है, देखिए गाड़ी चल रही थी, हमारी बॉडी भी मोशन में थी, गाड़ी के साथ आगे की तरफ चल रही थी, पर जैसे ही कार के ब्रेक लगे कार तो तुरंत रुक गई। जो हमारी लोअर बॉडी है जो कार के साथ अटैच है वो तो रुक गई, पर जो हमारा अपर पार्ट है बॉडी का वो अभी भी ड्यू टू इनर्शिया की वजह से क्या है, मोशन में ही है, इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, आगे की तरफ जाता है और हमें चोट लग सकती है, जिसकी वजह से सेफ्टी बेल्ट्स बनाई जाती है ताकि हम आगे की तरफ ना गिर सके। सेम अपोजिट एक्सपीरियंस है जब कोई भी खड़ी गाड़ी है, खड़ी बस है, वो अचानक से स्टार्ट होती है। हम किसी बस में बैठे हैं, वो भी चल नहीं रही, वो अभी रेस्ट पोजीशन पे है, तो हमारी बॉडी भी रेस्ट पोजीशन पे है, पर जैसे ही बस चलने लगेगी जो हमारा नीचे वाला पार्ट था बॉडी का वो बस के साथ कांटेक्ट में है, जिससे कि वो क्या कर रहा है, बस के साथ कांटेक्ट होने की वजह से बस के साथ आगे की तरफ चलने लग गया, पर जो हमारा अपर पार्ट था उसने उसको रेजिस्ट किया ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, और वो पीछे की तरफ बैकवर्ड जाता है उसको रेजिस्ट करने के लिए। तो ये जो दोनों ही एक्सपीरियंस है, चलती गाड़ी को एकदम रोकना और या फिर रुकी हुई गाड़ी को एकदम से चलाना, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के है। सेम एग्जाम्पल आपको एक बता रहा है कि कोई मोटर बाइक वाला है, अगर वो एकदम से यू टर्न लेता है तो उसकी बॉडी क्या है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट हो जाती है। ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से है, क्योंकि वो पहले स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, उसकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी को, अपने व्हीकल को टर्न किया यू टर्न लेने के लिए, तो उसकी बॉडी ने उसको रेजिस्ट किया। वो खुद तो टर्न हो गया, पर उसकी बॉडी चाहती थी कि वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहे ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी वजह से हमारी बॉडी थोड़ी बाहर की साइड निकल जाती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे डेली लाइफ के, ताकि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ आ सके, और ये इम्पोर्टेंट थे। एक्टिविटी 9.5 देखिए स्टूडेंट्स। एक्टिविटी 9.5 में क्या कर रखा है, आप कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम बोर्ड के जो कैरम कॉइन्स हैं उनको हमने सेंटर में सेट कर लिया, उनके एक पाइल्स बना ली। हमने स्ट्राइकर की मदद से जो सबसे नीचे वाला कॉइन था उस पर हिट किया। जब हम नीचे वाले कॉइन पे हिट करेंगे तो सिर्फ जो नीचे का कॉइन है, मतलब जो सबसे नीचे की गिट्टी है, वही अपनी जगह से हिलेगी, बाकी सारे की सारे पाइल वापस अपनी जगह पे आके रुक जाएगी। ये भी किसकी वजह से है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ऐसा क्यों है, देखिए फर्स्ट लॉ बोलता है कि जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे सिर्फ वही मोशन में होगा, बाकी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। तो हमने स्ट्राइकर की मदद से सिर्फ नीचे वाले पे फोर्स लगाया, जिससे वो तो मोशन में आ गया, पर जितने भी ऊपर की कॉइन्स थी वो मोशन में नहीं आई और वो अपनी जगह पे वापस आ गई। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने एक ग्लास टम्बलर ले लिया स्टूडेंट्स, उसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड रख दिया और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रख दिया। जब हम अपने हाथ से उस कार्डबोर्ड को क्या करेंगे, फ्लिक करेंगे, तो जो कार्डबोर्ड है वो तो मोशन में आ जाएगा, पर फर्स्ट लॉ कहता है कि वही चीज़ मोशन में आएगी जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। अब हम कार्डबोर्ड पे फोर्स लगा रहे हैं तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, बट जो कॉइन था वो अभी भी रेस्ट पोजीशन में है, उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा, तो कॉइन किस में के अंदर गिर जाएगा, ग्लास के अंदर गिर जाएगा। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास इनर्शिया एंड मास। ऊपर जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं वो सब में हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट जब हम स्टेट ऑफ मोशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एक रेजिस्टेंस ऑफर होती है, एक रुकावट ऑफर होती है।
अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो चल रहा है तो वो चलते रहना चाहता है। इस प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट की हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। पर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या सब बॉडीज़ का इनर्शिया सेम होता है? हमें पता है कि एक खाली डिब्बे को हिलाना आसान है जबकि एक बड़े डिब्बे की बजाय। इसी तरह एक फुटबॉल को हम दूर की तरफ क्या कर सकते हैं? किक कर सकते हैं। पर अगर एक स्टोन हो सेम साइज़ का, सेम वेट का, क्या हम उसको किक करके दूर पहुंचा सकते हैं? नहीं, वो मुश्किल से ही हिलता है। हालांकि हमारे पैर में चोट लग जाती है अगर हम ऐसा करें। ये जो ग्लास वाली एक्टिविटी थी, इसमें अगर 5 रुपीज़ की कॉइन की जगह अगर हम 1 रुपीज़ का कॉइन यूज़ कर लें तो हमारा जो फोर्स था वो कम लगेगा। 5 रुपीज़ में ज़्यादा फोर्स लगेगा और 1 रुपीज़ में कम फोर्स लगेगा ड्यू टू वेट। इसी तरह से एक छोटी सी कोई भी रेडी है, उसको हम थोड़ा सा फोर्स लगा के लार्ज वेलोसिटी उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर एक ट्रेन के डिब्बे के ऊपर फोर्स लगा के उसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये किस वजह से है? उनके वेट की वजह से। अकॉर्डिंगली वी से दैट द ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन द कार। हम बोलेंगे कि ट्रेन का जो इनर्शिया था वो कार्ट यानी कि रेडी से ज़्यादा था। इसका मतलब क्या है? जो भारी चीज़ें हैं, जो हैवियर चीज़ें हैं, उनका इनर्शिया ज़्यादा है, जो लाइटर चीज़ें हैं उनका इनर्शिया कम है। अगर हम क्वांटिटिवली बात करें तो किसी भी चीज़ का इनर्शिया उसके मास से मेज़र किया जाता है। वी में दस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज। इसलिए हम इनर्शिया और मास को कैसे रिलेट करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है, उसकी प्राकृतिक स्थिति है कि वो अपनी अवस्था में चेंज लाने को रोकता है, रेजिस्ट करता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को कैसे मेज़र कर सकते हैं? उसके मास से। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेज़र ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके इनर्शिया का मेज़र है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। The first law of motion indicates that when an unbalanced external force acts on an object, its velocity changes. That is, the object gets in acceleration. फर्स्ट लॉ कहता था कि अगर हम बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। अब ये जो एक्सेलरेशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट करेगा, ये फोर्स पे कैसे डिपेंड करता है और उस फोर्स को हम कैसे मेज़र करेंगे, ये हम सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो एक्सेलरेशन और फोर्स कैसे आपस में एक दूसरे पे रिलेट करते हैं, डिपेंड करते हैं। कुछ एवरीडे लाइफ की हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, टेबल टेनिस की जब हम गेम खेलते हैं, अगर प्लेयर को बॉल लग जाती है तो वो हर्ट नहीं होता, उसको चोट नहीं लगती। दूसरी तरफ अगर एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल किसी को लग जाए तो वो उसको चोट पहुंचा सकती है। कोई ट्रक है, वो रास्ते में खड़ा है, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती, मतलब कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पर वही ट्रक अगर 5 मीटर पर सेकंड की बहुत कम स्पीड से भी चलने लगे तो वो हो सकता है कि किसी पर्सन को ख़त्म भी कर दे जो उसके रास्ते में आए। एक छोटे से मास की बॉल है, बुलेट जिसको हम बोलते हैं, गन है। अगर बुलेट क्या है, किसी गन से अगर फायर की जाए वो छोटी सी होती है, उसका मास भी छोटा है, वो क्या कर देती है, किसी आदमी को ख़त्म कर देती है। इन सारी ऑब्जर्वेशन से हमें एक बात समझ में आती है कि किसी चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये डिपेंड करता है उसकी मास और वेलोसिटी पे। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा ये डिपेंड करता है उसकी मास और वेलोसिटी से। सिमिलरली, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी एक्सेलरेटेड, वी नो दैट अ ग्रेटर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। इसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें एक्सेलरेट करना है तो ज़्यादा वेलोसिटी से एक्सेलरेट करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। इसका मतलब कोई ऐसी क्वांटिटी हमें लग रही है जो ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी दोनों को कंबाइन करती हो। ऐसी एक क्वांटिटी है जो न्यूटन ने हमें सजेस्ट की, इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको कि हम बोलते हैं मोमेंटम। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से।
द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी v। किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को हम उसकी मास m और वेलोसिटी v की मल्टीप्लाई से दिखाते हैं। देखिए ये आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, p इज इक्वल टू mv। मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। मोमेंटम की ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि किलोग्राम किसके यूनिट है, मास के, और वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इसीलिए मोमेंटम के यूनिट भी क्या हो गए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Since the application of an unbalanced force bring a change in the velocity of the object, it is therefore clear that a force also produces a change of momentum. फोर्स लगाने से वेलोसिटी में चेंज आता है। देखिए जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आता है। इसका मतलब फोर्स लगाने से उसके मोमेंटम में भी चेंज आएगा, क्योंकि हमें पता है मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। Let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. हम एक सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें कि गाड़ी है, उसकी बैटरी डेड हो चुकी है, उसको हम स्ट्रेट रोड के अलोंग पुश कर रहे हैं ताकि वो बहुत कम स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अटेन कर ले, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए सफिशेंट है। If one or two persons give a sudden push to it hardly start। अगर एक या दो पर्सन उसको एकदम से धक्का दे देते हैं तो वो बहुत मुश्किल से स्टार्ट होती है, पर अगर लगातार कुछ समय के लिए उसको कंटिन्यू पुश किया जाए तो वो ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाती है और अपनी स्पीड को पकड़ लेती है। It means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of force but also by the time during which the force is exerted। इसका मतलब मोमेंटम में कितना बदलाव होगा ये सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितने समय के लिए लगा रहे हैं, कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं। It may then also be concluded that the force necessary to change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed। यानी कि जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मोमेंटम लाने के लिए, वो डिपेंड करेगा कि हम कितने समय के लिए फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि टाइम रेट जिस पे कि उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन हमारे पास बच्चों ये रही जो कि आपको लर्न करनी है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ले लें, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जब मोमेंटम का चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम से डिवाइड कर देते हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, और किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। हिंदी में बेटा हम मोमेंटम को संवेग बोलते हैं कि जो संवेग है, जो संवेग के बदलने की दर है, वो निर्भर करती है कि हम असंतुलित बल कितना लगा रहे हैं, और इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़ता। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही हम करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।